कि इसकी 2 नंबर लिखवा रखे हैं आप, मतलब 1 नंबर और 12 नंबर, कई बार 1 नहीं मिलता तो उसकी जगह पे 3 नंबर ले सकते जो आपको लिखवा रखे होंगे, एंड 12 नंबर तो है ही हमारा। अब क्या करना है, देखो कभी भी देखो किसी ब्रांड में कभी भी आपको फाउंडेशन चूज करने हैं तो हमेशा 2 ही फाउंडेशन लेने चाहिए, एक सबसे डार्क और सबसे एक लाइट। आप उनको मिक्स करके अपनी सारी शीट्स बना सकते हो, और वही मैंने आप लोगों को लिखवा रखे हैं, ठीक है। और अगर आपको एक ही चूज करना है तो आप उनसे हमेशा ये पूछना कि इनका बीच का नंबर कौन सा है। जैसे 1 से 12 के बीच में जो नंबर आते हैं वो 6 या 7 नंबर, अगर आप 6 या 7 नंबर भी लेते हो तो वेरी गुड, मतलब वो ऑलमोस्ट सब पे चल जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपने फाउंडेशन बनाने हैं तो वो 2 लेने पड़ेंगे आपको। जैसे मेरे पास ये में 1 नंबर है, ये है मेरे पास फॉरएवर का, इसकी मैं 2 ड्रॉप ले रहा हूँ, और इसका मैं बहुत हल्का सा शेड लूँगा बिकॉज ये बहुत फेयर है और ये बहुत डार्क है, एंड मुझे इनका टोन बनाने के लिए बस हल्का सा ये शेड चाहिए। अगर सपोज आपको प्रॉपर डार्क स्किन पे करना है तो आप डायरेक्ट ये यूज़ करोगे, अगर आपको डस्की पे यूज़ करना है तो इसकी 2 ड्रॉप लोगे और इसकी 1 ड्रॉप लोगे, ओके। वही अगर आपको किसी फेयर पे यूज़ करना है ये डायरेक्ट यूज़ करोगे, और अगर उसे थोड़ा सा कम पे यूज़ करना है तो इसकी 2 ड्रॉप जैसे मैंने ली और इसकी 1 ड्रॉप, और अगर कोई मीडियम टोन में है तो दोनों को अपना 50-50 कर सकते हो, ओके। ये करने के बाद अब उसके बाद पहले मैं मिक्स करूँगा। सर एक क्वेश्चन है, अगर आप अभी आप पहले फाउंडेशन कर रहे हो जैसे फेस पे, उसके बाद आप अगर आई मेकअप करोगे तो आई शेडो का जो फॉल आउट होगा वो नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो देख होता है क्या कि मैं अपने मेकअप जो करता हूँ ना यही करता हूँ, सबसे पहले बेस बनाता हूँ, देन उसके बाद आई मेकअप करता हूँ। उसके लिए हम लोग पाउडर वगैरह रखते हैं, और कई लोग ये भी होते हैं पहले आई मेकअप करते हैं देन उसके बाद बेस बनाते हैं। तरीके दोनों बेस्ट हैं, बस ये है कि आपका हाथ किस पे बैठा हुआ है। अगर हम पहले आई मेकअप करते हैं, इन केस बिकॉज मैं भी प्रेफर पहले आई मेकअप ही करती हूँ, हाँ, तो उसके अंदर हमें बेस सिर्फ स्किन मॉइस्चराइज करनी होगी या पहले कुछ भी नहीं करना होगा? स्किन मॉइस्चराइजिंग करनी है। बस मॉइस्चराइजिंग ना, बट उसके बाद अगर आई शेडो फॉल आउट होता है तो हम नीचे से जैसे क्लीन करते हैं फिर दोबारा मॉइस्चराइजिंग नहीं करना, बिकॉज जितनी देर आप आई मेकअप करोगे ना उतना स्किन आपकी हील हो चुकी होती है। तो फिर वो अगर हम वाइप से क्लीन करते हैं या ईयरबड से किसी से भी क्लीन करते हैं तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट दिक्कत नहीं नहीं है। आएगी उससे, हाँ, ठीक है। और बाकी देखो दोनों चीज़ें देखो अपनी जगह बेस्ट हैं और नहीं भी हैं। अब वो कैसे देखो, अगर आप पहले अपना बेस बना लेते हो ना तो कई बार बेस पहले थोड़ा ना बहुत ज़्यादा दिखता है, वाइटिश दिखता है, एंड क्लाइंट आपको बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप उनको ये बोल सकते हो कि एक बार आई मेकअप हो जाए उसके बाद बताना। जब तक आई मेकअप फिनिश होता है ना तब तक आपका बेस बिल्कुल सेट हो चुका होता है, एंड क्लाइंट को लगता है कि हाँ शायद ये मतलब आई मेकअप होने के बाद अच्छा लगता है, ओके। ये चीज़ है। माइनस पॉइंट ये है इसका कि अगर आपका प्रेशर हल्का सा भी तेज होता है ना तो आपका जो बेस है वो निकलने लग जाता है, इसलिए आपको मेन प्रेशर का ध्यान रखना है, और जहाँ पे आपका प्रेशर बहुत अच्छा हो जाता है ना आप हर मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हो। आई मेकअप पहले बेस फिर उसके बाद बेस बनाना, नो डाउट उसमें क्या होता है कि आई मेकअप पहले कर रहे हो तो फॉल डाउन जो भी फॉल आउट हो जाता है वो चीज़ें नहीं आ रही है, पैच नहीं पड़ते। बट उसका एक ये भी माइनस पॉइंट है कि गलती से अगर आपने मतलब लाइनर वगैरह लगाया, शेडो बाहर निकाल रखे हैं एंड ब्यूटी ब्लेंडर अगर वहाँ पे चला रहे हो ना तो ऑटोमेटिक वो सारा का सारा वहाँ से आपका जो शेडो है वो निकल जाता है, एंड जो नीचे वाला शेडो है वो आपको बेस के बाद ही करना होता है, तब भी फॉल आउट तो होना ही होना होता है वहाँ पर भी। इसलिए अच्छा आप पहले बेस ही बना लो बाद में बेस। तो मैंने ये दोनों को मिक्स किया और इसको लगाना है आंखों से, आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हो ऐसे, जो जितने भी खाली एरिया है ना वहाँ पे आपको लगाना है इस तरीके से। इस टेक्निक से लगाने का क्या मतलब बेनिफिट होता है, एक तो आपको ये पता चलता है कि मुझे फाउंडेशन कितना देना है स्किन के ऊपर। कई बार ब्रशेस में आपको फील नहीं होता कि कितना लेयर जा रही है, और इसमें आपको प्रॉपर पता चलता है कि मेरी लेयर कम है, बट ये लगाना आपको वहीं पे है जो खाली एरिया है, खाली एरिया मतलब जो पूरी प्लेन एरिया है, ओके। अब उसके बाद इसको करना है ब्लेंड, पहले इसी को करना है बहुत अच्छे से, फिर धीरे धीरे करके आपको इसके ऊपर लाना है। Even like to do
में? जी अब उसके बाद हल्का सा लेना है इसको, जो ये वाले एरिया है वहाँ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फिंगर चलाता तो जो मैंने करेक्शन कर रखी है ना वो मेरा खराब हो सकता था, इसलिए वहाँ पे तो आपको ऐसे ही चलाना है। बाकी एरिया पे आप लोग अपना हाँ जी, इससे क्वांटिटी भी कम लगती है और आप रिजल्ट खुद देख रहे हो, बहुत ज़्यादा शाइनिंग इफेक्ट आता है। लिप को दबवा के हमेशा जो ये नोज वाला एरिया है ना जो रह जाता है, इसको क्लीन करोगे बहुत अच्छे से। किसी किसी का फाउंडेशन नोज पे फट जाता है। वो इसलिए फटता है डियर जब वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है या आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से नहीं करे। अगर आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है तो बहुत, हमेशा जब भी आप ब्लेंड करो आप अपना प्रेशर हमेशा कम रखोगे बट स्पीड पूरी रखो। आपने देखा होगा जैसे मेरा प्रेशर कम है और स्पीड बहुत ज़्यादा है। और आप लोग कभी भी ऐसे नहीं कि मतलब फाउंडेशन यहाँ पे लगा रखा है, एक यहाँ चलाया यहाँ चलाया यहाँ पे, लोग ऐसे करते हैं, ये नहीं करना। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया है तो पूरा ये एरिया बहुत अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, फिर ये वाला एरिया होना चाहिए, मतलब आपको अपनी ग्रिप नहीं छोड़नी है बिल्कुल। जहाँ पे आपने फाउंडेशन लगाया पहले उसको अच्छे से ब्लेंड कर दो, फिर दूसरी जगह पर आओ। अब जैसे मैंने पहले यहाँ पे लगा रखा था, इसको ब्लेंड करके फिर मैं दूसरी जगह आया। आपको ये नहीं कि एक यहाँ मारा यहाँ मारा यहाँ मारा, ये नहीं करना है बिल्कुल। इसके बाद मतलब कोई लाइंस आ जाती है ऐसे कि क्या चीज़? लाइंस इधर आ जाती है। लाफिंग लाइन जो होती है, अगर दे दो आपने 10 मेकअप किया, 10 में से एक में ये प्रॉब्लम है, नॉट योर मिस्टेक, वो खुद भी बहुत डीप तरीके होती है। लेकिन अगर आपके 10 में से 6-7 मेकअप में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं ब्लेंडिंग में गड़बड़ है कि आपने अच्छे से ब्लेंड नहीं कर रखा है और सीटीएम नहीं कर रखा है। जब यहाँ पे ड्राइनेस होती है तो ऑटोमेटिक लाइन दिखती है, लेकिन अगर आपने सीटीएम बहुत अच्छा कर रखा है, अगर मॉइस्चर वगैरह अच्छे से कर रखा है तो नहीं प्रॉब्लम है। आया समझ में? अब आपको प्रेशर कम कैसे करना है फेस का, देखो अगर आप पूरा का पूरा हाथ चलाते हो ना, लाइक पूरा ये वाला हाथ ऐसे, तो हमेशा प्रेशर ज़्यादा आया जाएगा, बिकॉज हाथ जो हमारा बहुत हैवी होता है। इस तरह से चला रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा आएगा। कई लोग ऐसे करते हैं जो भी पूरा इस तरह से चलाते हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना हो सके